हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 से 30 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये जो है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। तो आपके जो है आगामी एग्जाम के लिए सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जो है कितने आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर बनते हैं, आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैलेंसिंग ऑन वन फुट। तो एक पैर पर संतुलन करना। तो एक पैर पर जो है संतुलन करना अस्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। अस्थूल कौशल वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियां जैसे कंधों, बाजू और टांगों की पेशियां जो है इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है। बैठना, खड़ा होना और चलना, भागना अस्थूल क्रिया के कौशलों के एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिवर्तन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। तो विकासात्मक परिवर्तन जो है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक अनूठा संयोजन है। विकास परिवर्तनों की संयुक्त सतत श्रृंखला और उस श्रृंखला की मूल विषय वस्तु या उस सतत परिवर्तन को श्रृंखला की सामग्री व्यक्ति को अपने पूर्वजों से आनुवंशिक गुणों या जीन के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन पूर्वजों या माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकीय गुणों का पोषण वातावरण में ही संभव है। वातावरण जो है व्यक्ति को आनुवंशिकीय से प्राप्त जारी गुणों को विकसित होने के लिए या उन्हें सक्रिय होने के लिए एक अनुकूल पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। यह अवस्था जो है शारीरिक व मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड यानी 7 से 12 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से जो है हर्लो के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इसके अनुसार जो है सबसे पहले गर्भावस्था यानी गर्भाधान से जन्म तक, उसके बाद आती है शेषावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, ये आती है आपकी शेषावस्था। उसके बाद आती है बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था तो तीसरे वर्ष से 6 वर्ष। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था तो 7वें वर्ष से 12 वर्ष, वय संधि तो 12 वर्ष से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था तो 13 वर्ष से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष और मध्यावस्था 41 से 8 वर्ष, वृद्धावस्था जो है 60 से वर्ष से और जीवन अंत तक चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे अजर्सन और यहाँ पे रीजन दिया गया है। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो देखते हैं। और तर्क कह रहा है कि इन दिनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है कौन से यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है कि दोनों सही हैं और जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। शहरों में जो है बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बाल्यावस्था में सामाजिक बहिर्मुखता सर्वाधिक देखी जाती है। इस तरह बाल्यकाल में एक बालक अपने आसपास परिवेश में जो भी घटता हुआ देखता है या अवलोकन करता है उसे अपने आप को जोड़ते हुए स्वयं के जीवन में भी वही कार्य और वही आचरण गतिविधियों के प्रयास से करता है। यही कारण है कि आज के बच्चे जो है टीवी पर उस तरह की गतिविधियों को, जिस तरह के कार्यों को देखते हैं वही आपसी अंतःक्रियाओं के माध्यम से साकार करने का प्रयास करते हैं। परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि शिक्षक की गतिशीलता हो जाएगा, विविध सामग्रियों का प्रावधान हो जाएगा और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पियाजे द्वारा जो है अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये सभी कारक जो है माने जाते हैं। जबकि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन
सुनिश्चित करना BF स्किनर द्वारा कहा गया है। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीवदायी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं जो है इरादे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। इस समय जो है बच्चे अपने आसपास के बारे में जीवदायी यानी एनिमिस्टिक दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे जो चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों के मनसाए और इरादे हो सकते हैं। जीववादी का अर्थ है कि बालक का विश्वास है कि वस्तुएं इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनमें गति है। यदि कोई वस्तु चलती है तो यदि वह चलती नहीं है तो वह जीवित नहीं है। जीववाद यह विश्वास है कि वस्तुओं में सजीव गुण होते हैं, इसलिए वे भावनाओं इरादों को रखने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वाइगोत्स्की के अनुसार जो है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा एक बहुत सशक्त माध्यम है और भाषा के अलावा संस्कृति भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा की बात की जाती है तो वह भाषा मातृभाषा होती है, क्योंकि मातृभाषा से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियां, बहुत सारी ध्वनियां एक शिशु को या एक इंसान को गर्भाकाल से प्राप्त होती हैं। इसलिए जब वह जो है वही भाषा को पुनः अपने आसपास सुनता है या प्रयोग करता है तो वह अपनी भाषा से बहुत आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है और यह समायोजन उसके संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर विचारों का, जबकि पियाजे का मानना है कि पहले विचारों का विकास होता है और फिर भाषा का विकास होता है। तो दोनों के बीच के हैं मतभेद है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो साथियों के साथ जो है बातचीत करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक रचनावाद के प्रणेता हैं और सामाजिक रचनावाद अधिगम के लिए 3 चीजों को जो है महत्वपूर्ण मानता है। सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति। सामाजिक अंतःक्रिया का तात्पर्य अपने बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारक है वह है सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे हैं वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जब अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग करता है तो इससे जो है अधिगम विषय वस्तु व्यवस्थित रूप से कार्य करता है और बाल केंद्रित कक्षा में बालक एक दूसरे के साथ जो है सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके बालक केंद्रीय कक्षा में बालों को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। सबसे पहले कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की जो है अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम और निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लड़का या लड़की जो है अभिविन्यास दूसरों के साथ बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बच्चों में समाज, परिवार, विद्यालय स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। वह समाज या परिवार आदि की प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं। परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं: पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िता स्तर। अगला, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की
सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवादी। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से मूल सिद्धांत में 6 बुद्धियां थी। 2007 में जो है क्रमबद्ध 2009 में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने कहा जिन व्यक्तियों में प्राकृतिक चीजों को जानने और समझने की ज्यादा बौद्धिक योग्यताएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे किसानों में, वनस्पति विज्ञानों में और शिकारियों में जो है यह बुद्धि मात्रा अधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुभाषावाद कहे, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। भारत जो है विविध सांस्कृतिक विरासत वाला बहुभाषी देश है। भारत को जो एनईपी 2020 बदलती दुनिया के साथ सीखने के नए परिणामों को जोड़ना है। छात्र या राज्य मूलतः कोई भी 2 भाषा और तीसरी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। इनमें कहा गया है कि जहां भी संभव हो शिक्षा का माध्यम ग्रेड 5 पर होगा, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उसके बाद की भाषा जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां जो है आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। तो उनके अनुसार व्यवहार करती है और किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात। तो एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के जो है अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो आज्ञाकारी और ईमानदारी होते हैं। उनके अनुसार जो व्यवहार करती हैं यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो इसमें से जो शिक्षिका का जो व्यवहार है महिला और पुरुष के विभाजन को व्यक्त करता है और वह एक विशेष तरह के व्यवहार में महिलावादी व्यवहार में वर्गीकृत करती है। अजर्सन यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों को जो है बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और रीजन कह रहा है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो आर है, ए और आर दोनों क्या है, सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है। तो व्यक्तित्व का व्यवहार बहुआयामी होता है और शैक्षिक दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। कोई भी मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की सक्षम नहीं है क्योंकि कभी कभी जो है मूल्यांकन गलत भी हो जाते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा परीक्षा में नकल करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है तो यह मूल्यांकन सही नहीं होगा क्योंकि बच्चा ने नकल करके अंक प्राप्त किया है तो अपने बुद्धि विवेक से नहीं। 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जो है छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है और यह सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। सीखने के लिए जो है आकलन के लिए हमें बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास करना चाहिए, जिससे बालक जो है जब अंतःक्रिया के माध्यम से कार्य करेगा तो सभी बालक लाभान्वित होंगे और हमें बालक के बीच कभी तुलनात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लचीला शिक्षा शास्त्र। तो समावेशी शिक्षा के लिए जो है लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से एक ही विषय वस्तु का समझाया नहीं जा सकता। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा के विविधता को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण को भी विविधता पूर्ण बनाना चाहिए। और जब हम अपने शिक्षण की विविधता की बात करते हैं तो बड़ी शिक्षा शास्त्र के लचीलेपन को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतीपूर्ण का कारण बनती है? तो ये हो जाएगा आत्म केंद्रिता स्वलीनता। आत्म केंद्रिता स्वलीनता दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। स्वलीनता क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता है जिसके अंतर्गत बालक जो है बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में या बड़े व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है, जिसकी वजह से वह अपने आप को वयस्कों से पृथक कर लेता है। और स्वालीनता यानी ऑटिज्म एक विश्वव्यापी समस्या है और इस समस्या
यानी ऑटिज्म से विवश भी माना जाता है। यह मुख्य रूप से जीन की समस्या है अर्थात आनुवंशिकीय विकार है। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? ये करता है विविधता को महत्व। तो विविधता को महत्व सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थी को शामिल करने में मदद करता है। यहाँ विविधता से तात्पर्य समावेशन से है, अर्थात एक ऐसी समावेशी समाज की अवधारणा तब साकार होती है जब समाज में हर वर्ग, हर समूह और हर स्तर के लोगों की सहभागिता होती है। चूंकि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थी सामान्यतः सुविधा संपन्न विद्यार्थी से सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग होते हैं। यदि हम सुविधाहीन और सुविधा संपन्न दो अलग अलग विद्यालयों के प्रति अलगाव के भाव उत्पन्न होंगे, इससे हम एक विघटित समाज का निर्माण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा का कार्य जो है लोगों को बांटना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना है। इसलिए इस अवधारणा को ध्यान में रखकर आज विश्व के समस्त देशों में समावेशी शिक्षा का जो है सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ये मिलेगी श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो सामग्री जो है कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों के समावेशन में जो है मदद मिलेगी। तो यह शिक्षण जो है शिक्षण सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करता है। तो कक्षा में जो है अलग अलग व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर एक अलग अलग तरह के विद्यार्थी बैठे होते हैं। उनकी कठिनाइयों का क्षेत्र भी अलग अलग होता है। जब एक शिक्षक एक ही पाठ को विभिन्न माध्यमों से कक्षा में पुनरावृत्ति स्वरूप में बार बार प्रस्तुत करता है तो उन प्रयासों से जो है कक्षा में अलग अलग कठिनाई वाले छात्रों का क्रमवार निराकरण होता रहता है और अंत में समग्र रूप से कक्षा की जो कुल उपलब्धियां हैं वो सामान्य कक्षाओं की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान। तो गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, जबकि पठन वैकल्य के अंतर्गत पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चे आते हैं। श्रवण दोष बच्चों को हम ऑडियो टॉप नहीं बल्कि वीडियो टैप दिखाकर अधिगम कार्य करेंगे और दृश्य हानि वाले बच्चों के लिए चित्र वाली पुस्तकें नहीं बल्कि ब्रेल लिपि की पुस्तकें ऑडियो के माध्यम से अधिगम कार्य करेंगे। 21 हम यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दृष्टिकोण यहाँ पे होगा? तो बेहतर कौन सा होगा? तो हो जाएगा करके सीखना। तो प्रारंभिक कक्षाओं में जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण बेहतर है। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की जो बौद्धिक परिपक्वता पूर्ण नहीं होती है, इस कारण उनका जो चिंता प्रभावशाली नहीं रहता, लेकिन कर्मेंद्रियां उनकी सारी विकसित हो चुकी होती है। इसलिए इस स्तर पर जो है ज्ञानेंद्रिया अधिगम की अपेक्षा कर्मेंद्रिया ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। 22 देखेंगे अजर्सन और रीजन यहाँ पे दिया गया है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है। अभिकथन अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो यहाँ पे जो कथन और कारण दिए गए दोनों सही हैं और अधिगम एक वातावरणीय प्रक्रिया है और वातावरण प्रक्रिया के लिए वातावरण अंतःक्रिया का होना आवश्यक है और विद्यालय अंतःक्रिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
तो उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए, ताकि सार्थक कक्षा को गतिविधियों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए एक शिक्षिका को जो है अपनी अधिगम सामग्री को हमेशा उदाहरण, दैनिक जीवन के घटनाओं के माध्यम से अधिकतम स्तर पर प्रस्तुत करने का एवं शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से मूर्त अधिगम प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कक्षा के अधिगम में जो है पूर्णतः मूर्त एवं वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं। विद्यार्थी अपने आप को उस अनुभव एवं उस परिस्थितियों के साथ संचारित करने में बड़ा सहजता महसूस करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा केंद्र कठोर शिक्षण रणनीतियां। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा में किसी भी तरीके की कठोरता नहीं होती है। उसका कारण यह है कि जब किसी भी प्रक्रिया को अत्यंत कठोरता पूर्वक लागू किया जाता है, तो उसमें जो है उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में उस कार्य और प्रक्रिया के प्रति एक नकारात्मक भावना विकसित होती है। इसलिए एक शिक्षक को ऐसी शिक्षण पद्धतियां लागू नहीं करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में उस अर्थ और प्रक्रिया के प्रति अरुचि या हतोत्साहित या निराशा भाव का जन्म हो। 25 देखेंगे। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्क कह रहा है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है कि जो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है। तो एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को जो है छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, जिससे जो है बालक से सीखने में कठिनाई महसूस ना हो। जब बालक को उसके परिवेश से जोड़कर चीजों को बताएंगे और पढ़ाएंगे तो बालक रुचि के साथ कार्य करेगा। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बालक है परिवार के बीच में रहकर वह समाज में बहुत कुछ सीखता है। इसलिए शिक्षिका को जो है उसके अनुभवों को भी विद्यालय में स्थान देना चाहिए। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन भी शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान करने और उनकी समझ को जांच करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान का तात्पर्य अभिज्ञता से है। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जानने या समझने का प्रयास करता है, उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान की अवधारणा जॉन फ्रोवेल ने विकसित की है और जॉन फ्रोवेल का कहना है कि अधिसंज्ञान से तात्पर्य, जब हम कहते हैं कि संज्ञान के बारे में, संज्ञान स्मृति के बारे में, स्मृति चिंतन इस चिंतन के बारे में, और चिंतन तो इस पूरी व्याख्या को अधिसंज्ञान कहा जाता है। यह जो अधिसंज्ञान स्व मूल्यांकन का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने गुणों अवगुणों को जानने का प्रयास करता है और यह इस प्रकार का आत्म अवलोकन होता है और अपनी अच्छाइयों बुराइयों को रेखांकित करके समझने का करता है। बच्चों की में भ्रांतियां होना डैश डैश है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक। तो बच्चों में जो है भ्रांतियां होना प्राकृतिक है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि भ्रांतियां एक मानसिक प्रक्रिया है। चूंकि बच्चों में मानसिक परिपक्वता का अभाव होता है, इस कारण बच्चों में भ्रांतियां होती हैं और भ्रांतियां एक स्वाभाविक या प्राकृतिक व्यवहार है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है डी। यहाँ पे हो जाएगा शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है और वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, तो उपरोक्त प्रश्न में जो है अधिगम सहायता से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने में अपने आप को अपूर्ण, अनुपयोगी, असमर्थ महसूस करना है। जब व्यक्ति किसी भी कार्य के संदर्भ में अपने आप को असमर्थ, अनुपयुक्त मानता है, उस परिस्थिति में अपने अहम की रक्षा करने की और कार्य करने में अपने आप को विमुख कर लेता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। रुचि के कारण जो है एक नई भाषा सीखना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और अंत तक बनाए रखने की एक ऊर्जा से है। यह ऊर्जा स्रोत आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक प्रेरणा का तात्पर्य जब किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना व्यक्ति के अंदर से विकसित होती है तो उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना या कार्य करने की तत्परता है वह बाह्य वातावरण से आती है तो उसे बाह्य वातावरण कहा जाता है। चूंकि बाह्य अभिप्रेरणा का स्रोत अस्थायी होता है और बाह्य रूप से शिक्षक, माता पिता या पुरस्कार से हमेशा व्यक्ति के साथ हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, लेकिन उसकी आंतरिक स्रोत, उसकी अपनी रुचि, उसकी अपनी अभिक्षमता, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा 24 घंटे जो है उसके पास रहती है। इसलिए अभिप्रेरणा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यालय। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक विद्यालय पर्यावरणीय कारक है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विकल्प आत्मनिष्ठ विषय है, रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व, इन पर सभी का जो है संबंध व्यक्ति के स्वयं के आचरण या सारे गुण स्वयं के अंदर उपस्थित होते हैं। विद्यालय की उपस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाहर होती है, तो इस आधार पर जो यह कहा जा सकता है कि विद्यालय एक पर्यावरणीय कारक को प्रदर्शित करता है या अन्य सभी विकल्प आधारित आंतरिक कारकों को सृजन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है पेडागोजी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। आपको जो है पहले से कितने आंसर आपके यहाँ पे राइट बने आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।